हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का इंट्रोडक्शन लिया था, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उन सब का डिसोसिएशन समझा था कि भाई डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो को जाके वो वाला देख लो, इंट्रोडक्शन ले लो, उसके बाद फिर इस वीडियो में कूदो, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा हम लोगों को समझने वाला चीज पे फोकस करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। उसके बाद फिर मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को समझेंगे। कैथोड पे रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, एनोड पे कैसे रिएक्शन परफॉर्म होता है, उसको देखकर वीडियो को एंड करें। तो काफी चीज होने वाला है, तो अच्छे से समझना, एकदम पेशेंस लेके बैठो और फिर निकाल लो और अच्छे से चीजों को समझ के नोट करते जाओ। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट का सजेशन था कि सर हम लोगों को किसी तरीके का डाउट आता है तो उस डाउट को किस तरीके से पूछे। तो वो बोला कि आप एक ग्रुप बना दीजिए सर, जहां पे हम लोग ज्वाइन करें और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई होमवर्क देना तो आप होमवर्क वहां पे दे सकते हो, वो भी हम लोग करके वहां पे सबमिट कर दिया करेंगे, तो एक इंटरेक्शन अच्छा होगा। हमको ये चीज थोड़ा सा सही लगा कि हाँ भाई ऐसा किया जाना चाहिए, तो हम क्या किए कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स आता है, आपको क्वेश्चंस पूछना होता है और मेरे को भी कुछ अगर प्रोवाइड करना हुआ, नोट्स हो गया या किसी तरीके का होमवर्क हुआ, तो वो वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उस ग्रुप के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। टेलीग्राम का है, टेलीग्राम पे अकाउंट नहीं है तो टेलीग्राम पे अकाउंट बना लो, उसके बाद करो, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी भी तो मैटर करता है। व्हाट्सएप पे बनाते तो नंबर शेयर हो जाता है ना, तो इसलिए टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दूसरा था एक स्टूडेंट का कि वो बोल रही थी कि सर केमिकल कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो वो हम नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो जो कि संडे के हम बनाएंगे, तो उसमें हम अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप इसको कर लो, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतना काफी है। ओके, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को देखो समझने के लिए क्या है ना, हम लोग यहाँ पे अभी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सर एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे होंगे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो सॉल्यूशन क्या करता है, अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। ऐसा इससे पहले कौन करता था, ऐसा इससे पहले एक मेटेलिक कंडक्टर करता था, है ना। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर हुआ करता था आज से कुछ महीनों पहले, जो कंडक्टर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, है ना, ये कंडक्टर्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता था और वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करके निकल जाता था और जिससे हम लोग क्या बोलते थे, करंट फ्लो होता था। यहाँ पे मेन जो डेफिनेशन है करंट का, उसको थोड़ा सा समझ लेना। करंट का डेफिनेशन क्या था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के बारे में तो हम लोग को इतना पता है कि भाई अगर कोई चीज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कोई चीज में चार्ज, अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कंडक्टर में ये काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, और हम लोग को पता है कि भाई एक अच्छा इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी कर सकता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइसिस में किस तरीके से होता है, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और चीजों को समझते हैं कि कैसे करके परफॉर्मेंस हो रहा है। ओके, कैसे करके परफॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इतना बड़ा टब बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस टब में इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म किया जाता है उस टब को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टब को हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। तो ये टर्म याद रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे, वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, वोल्टामीटर है। तो वोल्टामीटर आपका एक कंटेनर होता है, जिस कंटेनर में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। तो वोल्टामीटर इज अ कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज परफॉर्म्ड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सर बहुत सारा पानी, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या लगेगा, पानी लगेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा हम लोग पानी भर दिए, ठीक है। तो इतना सारा पानी आ गया। पानी आने के बाद हम लोग को क्या करना होता है ना, कि इसके अंदर में इलेक्ट्रोड्स को डिप करना पड़ता है। इलेक्ट्रोड्स होता कुछ नहीं है बाबू, इलेक्ट्रोड्स आपका एक कंडक्टर का मेटेलिक कंडक्टर होता है, जैसे ये है, तो उसी तरीके का एक कंडक्टर होता है जिसको हम लोग पानी के अंदर में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, डुबा देते हैं। तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड्स को डुबाए हम लोग, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स टूटते हैं। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रोड से क्या जुड़ा हुआ रहता है,
वायर जुड़ा हुआ रहता है, और वो वायर कहाँ जाएगा, वो वायर जाएगा सीधा बैटरी के पास। ओके, तो इस तरीके का हम लोगों के पास सेटअप है। पानी है, 2 इलेक्ट्रोड्स है और ऊपर में एक बैटरी है। अच्छा, एक स्विच भी लगा देते हैं, ठीक है, अभी फ्लो नहीं करवाना ना, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन हम लोग का बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज अभी नहीं बना रहे, बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो इतना सिचुएशन है। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालना होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। वो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता था, आप अपने मर्जी का कोई भी चुन लेना। हम अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं NaCl। अब आप लोग को दिख रहा होगा NaCl। तो NaCl को लिए, NaCl को हम अंदर में डालें। जैसे ही Na और Cl यहाँ पे आएगा, क्या होगा। अब यहाँ से सिचुएशन को समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम NaCl डाल दिए, NaCl पानी के अंदर में घुल गया, और जैसे ही NaCl घुलेगा वैसे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, Na+ Cl-। अच्छा, बहुत सारा Na+ Cl- बनेगा, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि एक Na और एक Cl- बनेगा, बट हम उतना ज्यादा बना नहीं रहे क्योंकि गंदा नहीं करना मेरे को, तो हम 2-3 ही बनाए, ठीक है, इतना ही काफी है, या फिर इतना भी नहीं, एक ही काफी है यार। सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा Na और Cl का मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बस, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। अभी हम लोग फिलहाल एक को लिए, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। आप सिचुएशन समझो, हम लोग सबसे पहले क्या लिए, पानी लिए, पूरा सेटअप बनाए। सेटअप बनाने के बाद NaCl डाल दो, जरूरी नहीं NaCl डालना है, आप किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो यार, या किसी भी तरीके का सॉल्ट ले लो, कोई और एसिड ले लो, ले लो, डाले, वो इस तरीके से डिसोसिएट होगा, किसमें, आयॉन्स पे डिसोसिएट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयॉन्स बोलते हैं। जब भी एक आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो क्या फॉर्म करता है, आयॉन्स फॉर्म करता है, ठीक है। जो पॉजिटिव आयॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको पता है कि ये सारा चीज आप लोग जानते हो, बट बहुत सारे ऐसा भी तो स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। पॉजिटिव आयॉन क्या होता है, कैट आयॉन्स कहलाता है, और जो नेगेटिव आयॉन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है। Any species which carry positive charge is known as cation. Any species which carry negative charge is known as anion, ठीक है। तो cation और anion, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे स्विच को लॉक करेंगे। अब स्विच लॉक करने के बाद ना हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएं, ठीक है। इस तरीके का एक बल्ब लगा दिए भाई, सस्ता में एक बल्ब मिल रहा था, सस्ता वाला बल्ब लगा दिया है, ठीक है। अब जो हम ये बल्ब लगाए हैं, तो करंट अगर नॉर्मल सर्किट होता, नॉर्मल यानी कुछ इस तरीके का सर्किट होता, जहां पे हम लोग के पास ये बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बल्ब लगाए हैं, अगर ये नॉर्मल सर्किट रहता जिसमें पूरा वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से करंट निकलता, यहाँ करंट जाता, यहाँ करंट जाता, यहाँ करंट जाता, और करंट बल्ब के अंदर में ग्लो जाता, वो बल्ब क्या करने लगता, वो जलने लगता है ना, बल्ब क्या कर जाता, ग्लो कर जाता। ये सिचुएशन होता, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मल सर्किट में होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो कि यहाँ से वायर तो गया है, बट यहीं तक पहुंचा है, ये इस तक कनेक्टेड नहीं है। बीच में क्या था, कनेक्शन बना हुआ था, तो ये कनेक्शन की वजह से करंट को फ्लो करना क्या था, आसान था। बट यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बनाए नहीं, बीच में क्या है, सिर्फ पानी है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलता है, पॉजिटिव साइड निकलता है, बट ठीक है, अभी बना लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस तरीके से फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। ये अभी हम फिलहाल बना दिए, समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होता हुआ इस तरीके से गया, और क्या हुआ, बल्ब जलने लगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। हम बार बार बोल रहे हैं, एक चीज को अच्छे से समझो, पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। बट हम लोग करंट का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कहां से लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर में, वहां से निकालना भाई पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में यही ना पढ़े कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और वहां से प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाते हैं। अभी हम डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। आप इस तरीके से थोड़ा सा सोचो, ठीक है। तो होगा क्या चीज यार, ये पॉजिटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड यहाँ पे जाके जमा होगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इस साइड से ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पूरा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा
बैटरी के ऑपोजिट साइड से फ्लो करता है, जिधर छोटा टर्मिनल होता है उधर से इलेक्ट्रॉन आता है और वो इलेक्ट्रॉन आके इस पूरे के ऊपर चढ़ता है। ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के जमा की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये पहले भी बताए कि भाई जो भी चीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में था, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कैरी करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, और जिनके पॉजिटिव चार्ज करता है वो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिचुएशन हो गया, बट इलेक्ट्रॉन को पूरा फ्लो होना होगा तब जाके ये बत्ती जलेगा। तो यार इलेक्ट्रॉन तो अभी पूरा फ्लो हो ही नहीं पाया है, अभी तो इलेक्ट्रॉन बस यहीं तक पहुंचा है, इसको यहाँ पहुंचना होगा तभी ना भाई ये सर्किट कंप्लीट होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। बात समझ आ रहा है? तो अभी इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि भाई जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, तब यहाँ से पॉजिटिव सोडियम्स, ये जो सोडियम्स है, ये सोडियम क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्या है, एक तरीके का कैटायन, कैटायन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को देख के क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है, अब इधर अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आना चाहिए कि सर ये इससे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो ये देखो अभी इससे अट्रैक्ट होगा तो सामने पानी भी तो है, पानी हट थोड़ी ना गया है, तो पानी क्या करेगा, वापस इन दोनों को ब्रेक कर देगा, तो वापस जुड़ेगा, वापस ब्रेक करेगा, तो इसलिए सोडियम कहाँ भागेगा, इस वाले टर्मिनल की तरफ। अच्छा, ये क्लोरीन, क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो क्लोरीन को कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव के पास, तो क्लोरीन कहाँ भागेगा, इसके पास पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो सोडियम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, क्लोरीन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड। तो दोनों ही हम लोगों का इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा आयन उसके तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन को क्या बोल रहे हैं, कैट आयन, तो कैट आयन फ्लो कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैथोड। और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अच्छा, ये कौन है, ये है एन आयन, नेगेटिव कैरी एन आयन, तो नेगेटिव वाला किधर भाग रहा है, इसके पास, तो इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो कैथोड और एनोड का भी क्लैरिटी मिल गया। कैथोड क्या होता है, कैथोड भाई एक तरीके का इलेक्ट्रोड होता है जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड क्या होता है, एनोड भी एक तरीके का इलेक्ट्रोड होता है जिसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैट आयन किसके पास भागेगा, कैथोड के पास। एन आयन किसके पास भागेगा, एनोड के पास। तो आप अगर ऐसे करके भी सोचोगे, कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, तो ये अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि भाई कैट आयन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो कैट आयन जिसके पास भागेगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो कैट आयन किसके पास भागेगा, नेगेटिव के पास। और नेगेटिव वहां पे कैट आयन जिसके पास जाएगा उसका नाम क्या रखा है, कैथोड। तो कैथोड का चार्ज क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है, कैट आयन पॉजिटिव, जिसके पास जाएगा वो नेगेटिव वाला होना चाहिए। कैट आयन जाता है किसके पास है, कैथोड के पास, यानी कैथोड के पास क्या है, नेगेटिव। तो आप किसी एक को याद रख के भी ये पूरा सिचुएशन बना सकते हैं कि कैट आयन पे पॉजिटिव है तो कैथोड पे नेगेटिव होगा, एन आयन पे नेगेटिव है तो एनोड पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ज्यादा टफ है नहीं, समझना है बस, ओके। तो अब इसके बाद का सिचुएशन क्या हुआ, अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया। हम लोग क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीट फ्लो करवाना है, यहाँ से निकाल के पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यानी बल्ब ग्लो करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन बस यहाँ तक पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचाना है। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एट कैथोड। कैथोड में कहानी क्या चल रहा है, कैथोड ये वाला, तो कैथोड के पास कौन पहुंचा, Na प्लस पहुंचा। अच्छा, Na प्लस जो पहुंचा किसको देख के पहुंचा बाबू, इलेक्ट्रॉन को। ये Na प्लस पहुंचा देख के इलेक्ट्रॉन्स को, तो भाई इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो शायद ये मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। तो ये Na प्लस जैसे वहां पहुंचा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इससे चिपक जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो जैसे इसके साथ ऐड होगा तो ये Na क्या बन जाएगा, वापस से Na बन जाएगा। Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये वापस से Na बन जाएगा। इसको समझ, ये वाला रिएक्शन समझ में आ रहा है यार। Na प्लस का कन्फिग्रेशन बनाओ तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद करना होगा 2,8, एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये क्या बनेगा 2,8,1, ये ओरिजिनल वाला है। अरे 10 होता है ना भाई, Na प्लस के पास कितना होगा 8, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऐसा दिखेगा नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा, तभी ना वो कैटायन बना रहा है। हर चीज लगेगा, पीछे के जो चैप्टर्स है उनको आपको पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इन सब चैप्टर्स को एकदम अच्छा से पढ़ना है
तभी जाके यहाँ पे आप एकदम क्लैरिटी के साथ चीजों को बोल पाओगे कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये चीज ऐसे हो रहा है, ये चीज तभी समझ में आएगा। सिर्फ देख लेना वीडियोस को उससे कुछ नहीं होने वाला, या कहीं पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस बनाना होगा, चीजों को समझना होगा क्या बोला जा रहा है। वापस क्या, तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं Na+, तो Na+ नियरेस्ट नोबल गैस का कंफिगरेशन लिया 2,8, बट जैसे वो वहां पे गया उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 2,8,1 वापस से क्या बन गया, सोडियम। तो ये वापस से क्या बन गया, सोडियम। तो कैथोड पे जैसे गया तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन किस पे चिपक गया, Na पे। अच्छा अब देखो क्या हुआ, अभी कहानी में मजा आएगा। अब आते हैं कहानी पे एट एनोड। तो एनोड पे कौन जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है हमारे। तो Cl- वहां पहुंचा। अब Cl- जब वहां पर पहुंचा तो वहां पे क्या था, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज था। तो बहुत सारा पॉजिटिव था तो Cl- क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन उतार के वहां पे रख दिया। तो ये Cl- क्या बन जाएगा, Cl2 बनेगा, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल है। सोडियम क्या है, सोडियम सॉलिड है ना बाबू, तो सोडियम जाके उस पर चिपक जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन गैस होता है, तो Cl- एक और Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा और गैस बन के बाहर निकल जाएगा। खैर वो सारा चीज अभी मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझो Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया, वो आगे देख लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे जमा होगा, हाँ भाई होगा, इसके ऊपर से थोड़ा सा पॉजिटिव घटा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हुआ। अब ऐसे ही वहां पे पूरा सॉल्यूशन में एक Na+ या एक Cl- तो है नहीं, बहुत सारा Na+ है जो वहां गया, बहुत सारा Cl- है जो यहाँ पे आया। तो हुआ क्या, बहुत सारा Na+ यहाँ पे जमा हुआ, ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ, Na+ को E मिलता गया और वो क्या फॉर्म करता गया, Na। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिला कि Na 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 एकदम चारों साइड हर जगह जहां देखने को मिल रहा है सिर्फ Na 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 Na, इस तरीके से पूरा भर गया, पूरा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पूरा Na भर गया, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या कर रहा है, लगातार अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से यहाँ पे Cl- जा रहा है ना भाई एनोड पे, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। अब थोड़ा सा वापस से सोचो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपस में, यहाँ पे एक टाइम आया जब क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जमा हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा एक पॉइंट नोट पे, हाँ यहीं पे लिख लेते, ठीक है, कहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखते हैं, इसको यूज करेंगे ना नीचे मैकेनिज्म की बात, ठीक है। तो नोट में ये पॉइंट लिखना है मेरे को कि स्टार्ट तो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत सारा Na जमा हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा Cl जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट का स्पेलिंग लिखना, एक्यूमुलेट एट एनोड। अच्छा खासा समय गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। अच्छा ये अच्छा खासा समय कितना है, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड, हम लोगों के लिए वो अच्छा खासा नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा समय के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा देन स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर। अब जैसे ही वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेगा। और रिपेल करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास इधर क्या है, सॉल्यूशन में तो जाना नहीं है, वहीं से आए हैं, तो जाने का बस एक ही रास्ता है, ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगेगा। ये स्विच तो बंद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और ये सर्किट पूरा का पूरा क्या हो, कंप्लीट हो गया। तुमको यहाँ पे क्या कराना था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले और वापस से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना था, यही ना हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स निकला, ये इलेक्ट्रॉन वापस से पहुंच गया यानी बत्ती जलेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पहुंच नहीं पाया, बट समहाउ क्लोरीन जाके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। उस डोनेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जमा होके पहुंच गया। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन आया। इस बैटरी को क्या लगेगा, इस बैटरी को लगेगा भाई अब इलेक्ट्रॉन दिए, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन मिल गया। दैट मीन मेरा सर्किट क्या है, कंप्लीट है। यानी इस बत्ती को क्या करना चाहिए, जलना चाहिए। बात समझ में आया। अच्छा किस्मत का खेल देखो, यहां से Na गया तो Na जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड करवा रहा है। क्लोरीन भी एट द सेम टाइम उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक और चीज अगर थोड़ा सा सोचो कि इस क्लोरीन के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आया। एक वक्त था जब ये दोनों बॉन्ड बना रहा था तो ये सोडियम ही उसको इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना, सोडियम ही इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इधर जाके अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जो वो डोनेट किया था, और क्लोरीन जो अपना डोनेट किया था वो जाके
एक्सेप्ट कर दिया। तो भाई लाइफ भी इसी तरीके से है, आप किसी से कुछ चीज लेते हो तो जरूरी नहीं है वही पर्सन आपको रिटर्न करे, वो चीज आपको कहीं और से मिलता है। और आप अगर किसी से कोई चीज छीन लेते हो तो जरूरी नहीं है कि बदला वही ले, वो आपको कहीं और जाके पे करना पड़ता है। दिस इज द लेसन ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस में वैसा ही कुछ हो रहा है, जो सोडियम वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, क्लोरीन यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन। पूरा सिनेरियो समझ में आया? मैकेनिज्म में क्या है, जैसे ही हम लोग पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने से आयॉन्स फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर एक इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो कैटायंस होता है कैथोड की तरफ भागता है यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो एनायन होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है यानी एनोड की तरफ। जब हम लोग का कैटायन कैथोड पे पहुंचता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नॉर्मल मेटल बन जाता है या जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस का एलिमेंट फॉर्म कर लेता है। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एनायन है, एनोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो भी क्या बन जाता है, अपना एलिमेंटल रूप में आ जाता है या मॉलिक्यूलर रूप में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो इस होने से एनोड पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है। इस जमा के वजह से, इस जमा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जमा होने की वजह से वहां पे क्या होता है, स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना, धक्का देना शुरू करता है। और इलेक्ट्रॉन्स के पास भागने का कोई और रास्ता नहीं, बस ऊपर ही एक रास्ता होता है जो कि वायर सीधा बैटरी में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है बैटरी के पास और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है और बत्ती क्या करता है, जलने लगता है। बात समझ में आया? अब इस पे पूरे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाले हैं तो उसका ब्रेक करना। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो भाई ना ही पॉजिटिव आयन बनेगा ना ही नेगेटिव आयन। ना पॉजिटिव बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकेगा, ना नेगेटिव बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों स्टेप होगा ही नहीं अगर ये दोनों आयॉन्स फॉर्म नहीं होता है तो यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स को पॉसिबल है जो कंपाउंड्स क्या करता है, आयॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। और आयॉन्स प्रोड्यूस करने का दम सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है, आयोनिक कंपाउंड्स रखता है। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयॉन्स प्रोड्यूस करने का दम होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, क्लैरिटी मिला किस तरीके से मैकेनिज्म चल रहा है? ओके, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे तो कुछ हम लोग मिस नहीं कर रहे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाए थे तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाए थे। तो यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर नहीं पढ़े तो उसको देखो, जाके एक बार देखो कि क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन। नहीं समझ में आएगा ऐसे सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ो प्लीज। तो कैथोड पे हम लोग क्या, ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग बोलते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन नहीं कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब मेरे को आप बताओ कि ये जो Na का हुआ, ये Na का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? आराम से सोच के मेरे को बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। वापस से लिख दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये सब फंडामेंटल है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मिल रहा है क्लैरिटी? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ये कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एनोड पे देखो क्या क्या, इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अच्छा, हम अपने एक सर से पढ़े थे जब, तो मेरे को सर ने बताया था कि सर आप ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करने में बहुत दिक्कत होता है कि भाई कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, बहुत तकलीफ था। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए सर कुछ इस तरीके का एक वर्ड दिए थे, बोले थे लो उधार ले लो, ठीक है। उधार मत लो, उधार का मतलब सर बोले थे कि देखो अगर बैटरी इस तरीके से बनाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से ही बनाए हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है ना, मेरा राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, ये लेफ्ट कौन आएगा, एनोड आएगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है। तो इस वर्ड से आप सब कुछ याद कर सकते हो। लोड, लोड से मतलब एनोड कहाँ आता है, लेफ्ट पे आता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेफ्ट वाला चीज हो सकता है कि भाई बैटरी को अगर हम लोग चेंज कर दिए, ट्विस्ट कर दिए, तो ये लेफ्ट वाला राइट में भी जा सकता है, बट बाकी का जो 3 पॉइंट है वो तो 100% सही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कौन सा चार्ज कैरी करता है,
नेगेटिव चार्ज करता है। तो आप इस वर्ड से ये सब कुछ थोड़ा सा सिनेरियोस को याद रख सकते हो। एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है ना कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो आप बोल सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, अरे यार एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये एक साथ परफॉर्म होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि सोडियम वहां चला गया और क्लोरीन यहाँ पहुंचा ही नहीं। जब भी होगा तो दोनों एक साथ होगा, यानी ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा। और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है तो इस प्रोसेस को भी हम लोग एक नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलोगे, उतना नहीं लिख रहे, सिर्फ रेडॉक्स लिख रहे। तो रेडॉक्स का मतलब हो गया व्हेन ऑक्सीडेशन एंड reduction reaction occurs simultaneously। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस है उस पूरे में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। हर रिएक्शन हर इलेक्ट्रोलाइसिस का पोर्शन क्या है, अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा नोट में एक और पॉइंट लिखना, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दो तरीके के करंट्स के बारे में पढ़े थे। एक करंट था जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोल रहे थे, एक करंट था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट हो गया और अल्टरनेटिंग करंट हो गया। यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में डायरेक्ट करंट यूज होगा, अल्टरनेटिंग करंट यूज होगा, या दोनों से कर सकते हैं? बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को यूज नहीं कर सकते। एकदम नोट में लिख लो कहीं पे कि भाई हम लोग ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस डन ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ बाय ओनली एंड ओनली बाय डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट से हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस कैन नॉट बी डन बाय अल्टरनेटिंग करंट, व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस कैन नॉट बी हैपन बाय एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों नहीं होगा? तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? देखो मैकेनिज्म आप समझ गए तो उससे ही समझते हैं यार, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक्चुअली में करता क्या है, यहाँ पे बता। तो यहाँ पे आप क्या किए, अल्टरनेटिंग करंट लगा लिए, एक प्लेट और ये दूसरा, एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड। अच्छा अल्टरनेटिंग करंट आपका क्या करता है ना, अभी जैसे एक साइड पॉजिटिव हम लोग क्या रखते हैं, एक साइड पॉजिटिव रखते हैं, एक साइड नेगेटिव रखते हैं। नॉर्मली यही होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। बट अल्टरनेटिंग करंट का ये खासियत है कि वो एक साइड पॉजिटिव अभी इधर रखा है, नेगेटिव इधर रखा, फिर स्विच करेगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर स्विच करेगा, फिर पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर चले जाएगा। और ये स्विच जो है पॉजिटिव उधर जाना, नेगेटिव का इधर आना, ये लगातार होता रहेगा। इसी वजह से इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब देखो कि जो क्लोरीन से Na है, अभी फिलहाल के मान लो कि ये नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव। Na किधर भागेगा, Na भागेगा नेगेटिव की तरफ, इस साइड भागेगा Na। ठीक है, Na प्लस इस साइड भाग रहा होगा। लेकिन जैसे ही Na प्लस यहां से निकला, Na प्लस यहां भागा, अभी रास्ते में नहीं है, रास्ते में अभी पहुंचा भी नहीं है, उतनी देर में क्या होगा, ये एसी करंट स्विच कर जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव बना, Na को क्या एहसास होगा कि भाई गलत जगह में जा रहे हैं, ये हम किधर जा रहे हैं। अब Na क्या करेगा, अपना रास्ता बदलेगा, इधर भागो, यानी Na अब इधर से पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रिपल करेगा, इधर नहीं भाग के नेगेटिव की तरफ भागेगा। जब Na वापस से पहुंचने वाला होगा तो क्या होगा, वापस से ये अपना चेंज कर लेगा भाई, वापस से ये पॉजिटिव बन जाएगा। Na फिर बोलेगा यार अब किधर जाए, अब तो नेगेटिव इधर हो गया। और इस तरीके से जो Na का मॉलिक्यूल जो कि बीच में था वो पहले इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, और बीच में वो इसी तरीके से स्विंग करता रहेगा। तो ना Na कभी इधर जा सकेगा, ना Cl कभी इधर जा सकेगा। तो जब दोनों कैथोड और एनोड तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कैसे? और अगर ये होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जमा ही नहीं होगा तो यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंचेगा मतलब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा और ये बल्ब कभी जलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग एसी करंट को इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग से अगर पूछता है एग्जाम में कि व्हाई एसी करंट इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बोलोगे?
कुछ चीज मिटा सकते हैं, कुछ चीज में चलो यहीं पे लिखते हैं फिर मिटा लेंगे। तो वाई AC current is not used in electrolysis। आंसर क्या है? Because the frequency of AC changes and the charge on electrodes also changes, which result in neither reduction nor oxidation reaction। तो यहाँ पे जब इस तरीके का होगा, चेंज होता रहेगा, तो इस चेंज की वजह से ना ही रिडक्शन रिएक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। Hence इलेक्ट्रोलाइसिस कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग AC करंट। तो इतना चीज वहां पे ऐड करो, ठीक है। आई होप समझ में आया इतना पूरा मैकेनिज्म। अगर ये सारा चीज समझ में आ गया यार तो हम लोग जल्दी से मिटाएंगे, और मिटाने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस के बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंस इन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मेटालिक का लिख रहे हैं। तो यार जो मेटालिक कंडक्टर हुआ करता था, रॉड्स होता था, उन सब के अंदर जो करंट फ्लो होता था वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा होता? वो सारा का सारा करंट फ्लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अच्छा, इसमें आते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पे आयॉन्स है बाबू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बस कहानी यही तक था, उसके बाद जो बीच में पूरा कहानी गुजरा है वो किसकी वजह से गुजरा है? ये क्या है? आयॉन है। ये क्या है? आयॉन है। तो अगर आयॉन यहाँ से यहाँ नहीं गया या आयॉन यहाँ से यहाँ नहीं आया, ये एक तरीके से क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो रहा है, फ्लो ऑफ आयॉन्स ही ना हो रहा है। आयॉन्स फ्लो किया, आयॉन्स फ्लो किया, यानी बीच में कहानी क्या चलता है? फ्लो ऑफ आयॉन्स। अगर ये आयॉन्स का फ्लो नहीं होता तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता और करंट भी फ्लो नहीं कर पाता। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखते हैं करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयॉन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर आयॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रोलाइटिक में। दूसरा डिफरेंस कि भाई जो मेटालिक कंडक्टर है, उन मेटालिक कंडक्टर कैसा स्टेट में होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो हम लोग के घर में जो वायर्स होता है वो सॉलिड होता है, तो ये क्या होना चाहिए? कंडक्टिव सॉलिड स्टेट। समझ रहे हो ना? दूसरा कंडक्ट इन लिक्विड और मॉल्टन स्टेट। पानी की जैसे घोल लोगे तब भी चलेगा और उसको पिघला दोगे तो भी चलेगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या है? काम करेगा, ठीक है। नो, देखो लिख रहे हैं नो ट्रांसफर ऑफ मास, किसी भी तरीके का मास का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उससे किसी भी जगह पे मास बढ़ता या घटता नहीं है। बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो Na प्लस जाके क्या हुआ? यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे Cl माइनस क्या हुआ? जमा हो गया। तो ये जो Na प्लस और Cl माइनस जो जा रहे हैं, Na का तो वजन होगा ना भाई। देखो ना यहाँ पे जो Na चिपका है इतना सारा, तो ये Na का क्या है? मास है। तो Na का मास होता है भाई 23 ग्राम्स होता है। तो एक एक एटम, तो एक मोल एटम जो Na का यहाँ पे चिपकेगा तो कितना वजन बढ़ जाएगा? 23 ग्राम। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें मास का ट्रांसफर होता है? लेकिन जो हम लोग का वायर होता है उस वायर से ना वजन घटता है ना वजन बढ़ता है करंट फ्लो करने की वजह से। यहाँ पे जो वजन बढ़ रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स का, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोड्स का मास बढ़ता और घटता है। लेकिन जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर से करते हैं करंट को फ्लो, तो वहां में ना ही मास बढ़ता है ना ही घटता है।
इसीलिए लिखे नो ट्रांसफर ऑफ मास, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ मास। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटेलिक कंडक्टर तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जैसे जैसे मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होगा तो मेरा जो करंट का फ्लो भी है वो भी क्या करेगा, ऑब्स्टेकल करेगा, है ना। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, करंट घट जाता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज, हमको करना क्या है, हमको भाई इनको पहले तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो जितना ज्यादा हम ब्रेक करेंगे जितना ज्यादा हम हीट करेंगे उतना ज्यादा इन दोनों को ब्रेक करने में क्या होगा, आसानी होगा। ऊपर से मोबिलिटी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगा लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाते तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से ये आसानी से यहाँ पे मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्शन या कंडक्शन इंक्रीजेस। यहाँ पे भी करंट मत लिखो, टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्शन लिख लो, कंडक्शन का मतलब हो गया फ्लो, तो कंडक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, अलाउ बोथ, दोनों को अलाउ करता है, कौन दोनों, एसी एंड डीसी, और ये ओनली अलाउ एसी लिख दिए डीसी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना डिफरेंसेस काफी आ जाए। अच्छा, एक और चीज लिखी लो, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और इसमें क्या होता है, देखो ना, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये जो हो रहा है एक तरीके क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ओके। तो इतना डिफरेंसेस काफी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये सब चीज अगर अच्छे से समझ गए तो खुद से भी ये डिफरेंसेस बना के सोच के भी लिख सकते हैं। एग्जाम में 2 या 3 ही डिफरेंस तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं यार। तो बस यही चीज है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो, वीडियोस को दोस्तों से शेयर करो भाई, जितना थोड़ा सा शेयर करोगे हमको अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेगा, हम बना ही क्यों रहे, हम इसीलिए ना बना रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए वीडियोस को। तो आप थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन दो, देखते हो तो थोड़ा सा वीडियोस को लाइक कर दिया करो, कमेंट तो नहीं बोलेंगे, जब आप लोग का रिक्वायर्ड होगा तभी करो, और शेयर कर दिया करो, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियोस को, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट देखेंगे। तो वो थोड़ा सा रिएक्शन ओरिएंटेड वीडियो रहेगा, जल्दी अपलोड कर देंगे, चांसेस है मंडे को अपलोड कर देंगे। तब तक कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।